गाइस, हो जाइए गिव अवे के लिए तैयार। 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर आप जीत सकते हैं 5000 कैश प्राइज। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करना होगा। जल्द से जल्द हम विनर का नाम अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंस करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पुराना है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ गया था। वहाँ जाकर पता चला यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे तो एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसीलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना कुछ देखे कुल्हाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात के 1 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होंगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मुझे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के कुछ बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। एक औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मुझे पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर में डांस करने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे और मेरे सभी दोस्तों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम दिया गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल की खूबसूरती में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से भरी हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, अरे तुम तो बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली,
पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैंने हल्के से हाँ में सर हिलाया। सिस्टर की बताई दिशा में जाने लगा। अभी कुछ 10 कदम ही चला था और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल थी जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वो खून की छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में मैं खुद को देखकर ही चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको। तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका? वो मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी कोमलता थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के भेष में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वो घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले भेषधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। दीवार पर पड़ी खून की छींटें भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों की है। हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए? सुनते ही कैप्टन विनोद जोर जोर से हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी दोस्त और टीचर खड़े हुए थे। मेरी आंख खोलते ही सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है।
जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले कि तुम ही बताओगे और जो भी बताओगे वो सब सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक आधा जला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।